Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Shohardo. With this video, I am launching the Concept Booster series. मेरे चैनल में ऑलरेडी एक मिसकंसेप्शन सीरीज चल रहा है जिसमें मैं कॉमन मिसकंसेप्शंस आइडेंटिफाई करता हूँ एंड उसका करेक्ट सोल्यूशन देता हूँ. पैरेलली मैं कंसेप्ट बूस्टर सीरीज इसलिए लॉन्च कर रहा हूँ एंड इसका एम ये है कि वो जो इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो स्टूडेंट तक पहुँच ही ना पाए. अगर मैं पहले से ही फर्स्ट टू लास्ट एक पर्टिकुलर टॉपिक को करेक्टली समझा दूँ तो फिर मिसकंसेप्शन ओरिजिनेट नहीं करेंगे. या फिर कुछ ऐसे टॉपिक जिसमें आपको मिसकंसेप्शन तो नहीं है, आपको करेक्टली पता है बट उतने अच्छे फैशन में नहीं पता है. जैसे उसको पढ़ाना चाहिए आइडियली शायद वैसे ना पढ़ा के फालतू फॉर्मूले देखे पढ़ाया गया हो, उन वीडियोस को मैं कंसेप्ट बूस्टर के अंडर लूंगा कि वो एक टॉपिक देख लो. मान लो कूलम्स लॉ ले लिया, न्यूटन्स थर्ड लॉ ले लिया, कि एवरीथिंग अबाउट दैट टॉपिक आपको इस वीडियो के थ्रू मिल जाए. And what better video than to start from Newton's third law of motion. Newton's third law of motion is one of the most misunderstood laws because of its highly shameful statement given by authors. आप ऐसा मत सोचना कि न्यूटन साहब ने ये स्टेटमेंट दिया होगा, उन्होंने तो लॉज को लैटिन में फ्रेम किया होगा. जब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो किसी गधेरों ने ऐसा बोला कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो साइंस के अलावा बाकी जो ब्रांचेस के स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता है, सबको पता है न्यूटन थर्ड लॉ क्या है. एक्शन रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. अब ये शेमफुल मैंने क्यों बोला भैया, ये तो बुक्स में लिखा रहता है. शेमफुल इसलिए बोला क्योंकि ये दो वर्ड्स यूज करके, एक तो एक्शन एंड एक उसका रिएक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. एक्शन होगा उसके बाद उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा. ये स्टेटमेंट यूज करके पूरे लॉ की हमने बैंड बजा दी. क्यों? क्योंकि ऐसा हमारे दिमाग को लगता है, काफी बार टीचर्स ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आप अपने दोस्त को एक थप्पड़ मारोगे तो क्या आपका दोस्त आपको छोड़ देगा? वो भी तो आपको एक उल्टा थप्पड़ मारेगा. तो एक्शन का रिएक्शन. बट बिल्कुल ये लॉ ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है कि आपने एक्शन किया एंड एक्शन के वजह से रिएक्शन हुआ. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. करेक्ट क्या है? जैसे ही आपने एक्शन किया, जैसे ही मैंने थप्पड़ मारा आपको, जैसे मैंने आपको थप्पड़ मारा, आपको मुझे थप्पड़ मारने की कोई जरूरत नहीं है. आपके गाल ने ऑलरेडी थप्पड़ मार लिया. देखो मेरे गाल पे फोकस करो. अगर मैंने राइट हैंड से गाल पे थप्पड़ मारा, एक फोर्स मैंने गाल पे दिया F, साइमल्टेनियसली उसी इंस्टेंट में. ऐसा नहीं होगा पहले एक्शन होगा फिर रिएक्शन के लिए हम थोड़ा वेट करेंगे. एक्शन कॉज है एंड एक्शन की वजह से रिएक्शन नहीं. एक्शन एंड रिएक्शन साइमल्टेनियसली होगा. जैसे ही आपने गाल को थप्पड़ मारा, आपके गाल ने भी इस हाथ को एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स उसी इंस्टेंट में 1 मिलीसेकंड का भी गैप नहीं आएगा दे दिया. तो हमारे हाथ को ज्यादा चोट क्यों नहीं लगा? वो तो अलग बात है कि और चीक्स आर सेंसिटिव रीजन, तो गाल पे ज्यादा लगता है, हाथ पे वो फील नहीं होता. बट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, अगर मैं हाथ से गाल में 10 न्यूटन फोर्स दे रहा हूं तो मेरा चीक्स भी हाथ को 10 न्यूटन फोर्स उसी इंस्टेंट में दे रहा है. ठीक है. सो ये स्टेटमेंट तो पहली बात आप दिमाग से निकालो. हम इस स्टेटमेंट को रिप्लेस करने वाले हैं विद अ बेटर स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट से क्या क्या कॉमन मिसकंसेप्शंस आ सकते हैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं. स्टूडेंट्स को लगता है अच्छा टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब दुनिया में कोई भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स हुआ तो एक एक्शन है दूसरा रिएक्शन है. ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है. ये काफी शेमफुल मिसकंसेप्शन है. दुनिया में दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स आपने देख लिए कि वो तो मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में ऑपोजिट है. आप उन दोनों को एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बोल सकते हमेशा. जैसे कि एक एग्जांपल लेते, एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास m रखा हुआ है, उसका जो वेट है मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है. एंड एक हमें पता है कि सरफेस से एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है. ये सिचुएशन ऑलरेडी मैंने मिसकंसेप्शन ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ में एक डिफरेंट वीडियो में डिस्कस कर दिया है. अगर आपको डिटेल में समझना है नॉर्मल रिएक्शन क्यों आता है वो वहां से देख लो. तो क्या नॉर्मल फोर्स एंड ये mg इक्वल है मैग्नीट्यूड में? यस. क्या इनका डायरेक्शन ऑपोजिट है? यस. तो क्या ये एक्शन रिएक्शन है? बिल्कुल नहीं. सिर्फ दो कंडीशन नहीं है इक्वल हो ऑपोजिट हो एक्शन रिएक्शन बोलेंगे, और भी तो कंडीशंस है. ओके. एक्शन इज द कॉज, रिएक्शन इज द इफेक्ट. आपने थप्पड़ मारा, उस थप्पड़ की वजह से दूसरा थप्पड़, पहले एक्शन होगा फिर रिएक्शन होगा. एक्शन ऑकर्स बिफोर रिएक्शन. ये सब मिसकंसेप्शंस है. करेक्ट क्या है वही तो इस वीडियो में बताऊंगा.
एक्शन एंड रिएक्शन कैंसिल आउट ईच अदर। अगर भैया एक्शन हुआ एंड एक्शन से उसका ऑपोजिट रिएक्शन हुआ, मैंने 10 न्यूटन फोर्स दिया, अगर उसने भी 10 दिया तो 10 ने 10 को मार दिया एंड 0 हो गया, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा। तो ये सारे स्टेटमेंट्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं न्यूटन थर्ड लॉ का स्टेटमेंट, ये शेमफुल है, अपने दिमाग से निकाल लो, बिल्कुल फ्रेश माइंड से हम देखते हैं कि व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ। मिटा दूं सारे शेमफुल स्टेटमेंट्स, मिटा दूं मैं, लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब शेमफुल है, ये दिमाग में नहीं रखना। चलो, तो आज पहली बार हम न्यूटन थर्ड लॉ को डिफाइन करने जा रहे हैं एंड देखना मैं कैसे डिफाइन करूंगा। न्यूटन साहब अगर जिंदा होते तो आज वो थर्ड लॉ कैसे समझा रहे होते, देखते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ, चलो, उन्होंने बोला कोई भी दुनिया का 2 बॉडी मान लो, कोई भी दुनिया का 2 बॉडी मान लो, एक ब्लू मार्कर, एक ब्लैक मार्कर। अभी मैंने इन दोनों को टच नहीं किया है, बट क्या ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं? हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स बिटवीन एनी 2 मासेस इन द यूनिवर्स। इसका एक मास है, इसका एक मास है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा विद सम फोर्स, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा विद सम फोर्स। सो दुनिया में जब भी 2 बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, हम उसे फिजिक्स में बोलते हैं इंटरैक्शन। इफ 2 बॉडीज आर इंटरैक्टिंग, दैट मीन्स दे आर अप्लाइंग सम फोर्स। नाउ मैं इस कैमरे के साथ इंटरैक्ट कर रहा हूं क्या? हाँ, बाय द मीन्स ऑफ व्हाट फोर्स? बाय द मीन्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और क्या क्या फोर्स हो सकते हैं? न्यूक्लियर फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हो सकते हैं। सो इन एनी इंटरैक्शन बिटवीन 2 बॉडीज, 2 बॉडीज जब आपस में इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, मतलब जब आपस में फोर्स लगा रहे होते हैं, देन देखते हैं स्टेटमेंट क्या होगा। सुनना, पहले स्टेटमेंट लिखूंगा फिर समझाऊंगा। न्यूटन थर्ड लॉ का स्टेटमेंट जो आपको याद रखना चाहिए, कोई मिसकंसेप्शन ना है। इन एनी इंटरैक्शन, इन एनी इंटरैक्शन बिटवीन 2 बॉडीज, इन एनी इंटरैक्शन बिटवीन 2 बॉडीज, अगर 2 बॉडीज, 2 से ज्यादा भी आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, देन फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट बॉडी ऑन सेकेंड बॉडी, force applied by first body on second body is equal and opposite to force applied by second body on first body। ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर आप न्यूटन्स थर्ड लॉ को ऐसे समझोगे तो आपको जिंदगी में मिसकंसेप्शन नहीं आएगा। सुनना, इन एनी इंटरैक्शन बिटवीन 2 बॉडीज, जब 2 बॉडीज आपस में इंटरैक्ट कर रहे हो, फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट बॉडी ऑन सेकंड बॉडी, जितना फर्स्ट ने सेकंड को फोर्स लगाया, जितना मैंने आपको फोर्स लगाया, उतना ही आप मुझे फोर्स लगाओगे। जितना मैंने आपको फोर्स लगाया उतना ही आप मुझे फोर्स लगाओ। पहले ही बता दो, ये जो 2 फोर्सेस की बात कर रहे हैं, ये सेम बॉडी में लग रहे हैं या डिफरेंट बॉडी? अरे मैंने आपको फोर्स दिया, आपने मुझे फोर्स दिया, दोनों तो अलग अलग बॉडी में लग रहे हैं, तो ये कभी कैंसिल आउट करेंगे क्या? सुनो, कैंसिल आउट वाला जो स्टूडेंट्स को डाउट होता है, स्टेटमेंट में क्लियर कर दिया। सुनो, ये यहाँ पे कोई तुच्छा सा बॉडी है, ये दूसरा तुच्छा सा बॉडी है, ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकेंड बॉडी। फर्स्ट ने सेकेंड को फोर्स दिया ऐसे, कितना? 10 न्यूटन। तो सेकेंड ने फर्स्ट को फोर्स दिया, इक्वल एंड ऑपोजिट 10 न्यूटन। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब सिर्फ अगर सेकेंड बॉडी में कॉन्सेंट्रेट करो, व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकेंड बॉडी? 10 न्यूटन टुवर्ड्स राइट। व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट बॉडी? 10 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट। तो विल these 2 forces that you're talking about ever cancel each other? No. See again, first body, second body. First ने second को force दिया, कितना 30 न्यूटन। सेकेंड भी फर्स्ट को इक्वल एंड ऑपोजिट 30 न्यूटन। दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ। अब ये दोनों कैसे फोर्सेस हैं? ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकते हैं, ये नॉर्मल फोर्स भी हो सकता है, ये टेंशन भी हो सकता है, कोई भी फोर्स हो सकता है। और एग्जांपल्स देखो, पहले इतना नोट कर लो, कर लिया? ये मैं मिटा रहा हूं, स्टेटमेंट को भी यहीं पे रख रहा हूं। और एग्जांपल्स देखो, सुनो, ये एक सरफेस है जिसमें ब्लॉक ऑफ m रखा हुआ है। अब ये मास m सरफेस को कितना देगा एंड सरफेस मास m को कितना देगा? थोड़ी देर के लिए सरफेस को मास m से सेपरेट कर देते हैं। अब ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकंड बॉडी है, तो
तो मास m ने सरफेस को दिया कितना फोर्स, mg मत बोलना, बहुत मारूंगा आके, mg मत बोलना, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। इसका जो वेट होगा ना mg, ये सरफेस पे नहीं लगता, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। जो वेट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो लगता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। अगर आपको नहीं पता नीचे कमेंट करना, एक वीडियो बना दूंगा। सरफेस पे जो फोर्स होगा, ये जो सरफेस है, मास m का जो सरफेस है, वो ग्राउंड के सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। तो मॉलिक्यूलर लेवल में जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं तो कौन सा फोर्स आता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स। तो ये जो सरफेस है, इसने इस वाले सरफेस को नीचे कितना फोर्स दिया, नॉर्मल फोर्स, एंड इस सरफेस ने इसको ऊपर कितना फोर्स दिया, नॉर्मल फोर्स। अब बताओ व्हाट इज द टोटल फोर्स राइट नाउ, अभी बस इस डायग्राम में, इस मास m में कितना फोर्स है, n, एंड सरफेस में कितना फोर्स है, n। क्या इन दोनों ने आपस में कैंसिल आउट किया, नहीं किया, आपस में कैंसिल आउट नहीं किया। देखो स्ट्रिंग का एग्जांपल ले लो, ये मास m, ये स्ट्रिंग, ये मास m, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे एक फोर्स F लगाया तो क्या ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में एक खिंचाव आया, एक पुल आया, हाँ, तो इस वाले स्ट्रिंग में यहाँ पे कितना फोर्स डेवलप होगा, टेंशन T, एंड ये टेंशन का इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स क्या होगा, ये टेंशन T। देखो इक्वल है, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये टुवर्ड्स राइट है, ये टुवर्ड्स लेफ्ट है, टेंशन फोर्स। समझ में आता है, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, दिस स्टेटमेंट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। और इस न्यूटन्स थर्ड लॉ के और स्टेटमेंट में वो कहना क्या चाह रहे थे, और अगर इसको डिकोड करें और अंदर जाए, व्हाट डिड ही मीन टू से, और डिकोड करें तो force applied by first body on second body is equal and opposite to force applied by second body on first body. That means in this universe forces always occur in pairs। ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। आप चिल्ला चिल्ला के बोलते रहते हो एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन, यही भूल जाते हो। न्यूटन साहब ने आपके दिमाग में सिर्फ एक पॉइंट फिक्स करने के लिए ये लॉ दिया कि बेटा दुनिया में जब भी फोर्सेस की बात करोगे ना तो पेयर में बात करना, एक सिंगल फोर्स बात मत करना। इस दुनिया में जब भी कृष्णा की बात होगा तो राधा की बात होनी चाहिए। कृष्णा एंड राधा पेयर में ऑकर करते हैं, शिव शक्ति पेयर में ऑकर करते हैं, फोर्सेस पेयर में ऑकर करते हैं। फोर्सेस ऑलवेज ऑकर इन पेयर। एक सिंगल आइसोलेटेड फोर्स कभी भी आपको नहीं मिलेगा। आपने गाल को थप्पड़ मार रहा, गाल ने भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स आपको दे दिया, पेयर्स है। अ सिंगल आइसोलेटेड फोर्स, अ सिंगल आइसोलेटेड फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट, कैन नॉट। अरे भैया 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 एक डाउट है। अगर एक सरफेस में मेरे टीचर्स ऐसे बोलते 2 kg के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ये देखो एक सिंगल आइसोलेटेड फोर्स, एक सिंगल फोर्स, एक सिंगल 10 न्यूटन फोर्स। अरे बेटा जिस इंसान ने, जिसने भी ये 10 न्यूटन लगाया होगा तो ब्लॉक ने भी तो उसको हाथ में 10 न्यूटन लगाया होगा। यहाँ पे हाथ का डायग्राम शो नहीं है, उल्टा 10 न्यूटन लगा ही होगा। एक सिंगल आइसोलेटेड फोर्स दुनिया में कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को अच्छे से नोट डाउन करो, उसके बाद हम आगे और भी चीजें देखते हैं अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलो ठीक है, ओके। अब ये एक्शन रिएक्शन कहां से आया? नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट थर्ड लॉ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट थर्ड लॉ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ये पेयर ऑफ फोर्सेस होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, ऑपोजिट होना चाहिए डायरेक्शन में। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्सेस always occur in pair, always occur in pairs, ठीक है। these pair of forces must be equal in magnitude, इनका वैल्यू सेम होना चाहिए। these pair of forces must be equal in magnitude, opposite in direction, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड, या फिर एक साथ ही लिख देते हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड ऑफ सेम नेचर। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है जो कभी कभी मिस हो जाता है। ये जो पेयर ऑफ फोर्सेस है ना, ये इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, ऑपोजिट होना चाहिए डायरेक्शन में, एंड इनका नेचर सेम होना चाहिए। नेचर सेम मतलब
अगर एक नॉर्मल दूसरा भी नॉर्मल, एक ग्रेविटेशनल दूसरा भी ग्रेविटेशनल, फॉर एग्जाम्पल ये अगर अर्थ है एंड अर्थ के ऊपर एक ब्लॉक ऑफ मास m रखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे ब्लॉक ऑफ मास m के ऊपर दो पेयर ऑफ फोर्सेस दिखाना चाहते हो, तो सपोज ये अर्थ है, ब्लॉक ऑफ मास m को हमने थोड़ा ऊपर दिखा दिया, हम क्या कर रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। मैंने पहले भी बोला था फ्री बॉडी डायग्राम मतलब दोनों बॉडीज को एक दूसरे से फ्री कर दो एंड उनके ऊपर फोर्सेस मार्क करो। सुनना, क्या ये अर्थ ये ब्लॉक ऑफ मास m के सेंटर को पुल करेगा विद सम फोर्स mg? क्या ये mg ग्रेविटेशनल फोर्स है? बिल्कुल। अर्थ ने ऑब्जेक्ट के सेंटर को पुल किया विद फोर्स mg, तो mg कहां पे लग रहा है? इस सरफेस में लग रहा है या ऑब्जेक्ट के सेंटर में लग रहा है? ऑब्जेक्ट के सेंटर में। भैया सरफेस में क्या लग रहा है? क्या मास m ने सरफेस में, इस सरफेस में एक नीचे नॉर्मल फोर्स दिया? हाँ। क्या सरफेस ने इसको नॉर्मल फोर्स दिया ऊपर? हाँ। मतलब ये जो सरफेस है, इस सरफेस में मास m ने नीचे की तरफ फोर्स दिया n एंड सरफेस ने मास m को फोर्स दिया ऊपर की तरफ n। फिर से दिखा रहा हूं, आप थोड़ा कंफ्यूज हो, दो फोर्सेस एक साथ मार्क करो। ये अर्थ है, ये मास m है। क्या इस सरफेस ने, क्या इस वाले सरफेस ने अर्थ के सरफेस को एक नीचे की तरफ फोर्स दिया? कितना? नॉर्मल फोर्स n। क्या अर्थ का सरफेस ने इसको भी एक फोर्स दिया ऊपर की तरफ? नॉर्मल फोर्स n। लिख देते हैं एक बार, दिस इज द फोर्स, एक बार लिख देते हैं, दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है, एंड दिस इज द फोर्स applied by Earth's surface on object। ये क्लियर है? पहले ये दोनों एक्शन रिएक्शन है, ये दोनों एक साथ ओरिजिनेट करते हैं अलग अलग टाइम के लिए। और क्या क्या फोर्सेस है? ये दोनों नॉर्मल फोर्सेस है, ठीक है, ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है। अब क्या अर्थ के सेंटर ने ऑब्जेक्ट के सेंटर को पुल किया नीचे की तरफ विद mg? यस। क्या ऑब्जेक्ट के सेंटर ने अर्थ को पुल किया विद mg? हाँ। तो ये जो दोनों mg है ना ब्लू कलर के, ये दोनों एक्शन रिएक्शन है एंड ये दोनों एक्शन रिएक्शन है। इसी में समझा रहे हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन जो भी है, ये जो पेयर ऑफ फोर्सेस है, इसको सेम नेचर का भी होना चाहिए। देखो ये दोनों फोर्सेस n एंड n, देखना ऊपर n नीचे n, क्या इनका मैग्नीट्यूड सेम है? हाँ। क्या इनका डायरेक्शन ऑपोजिट है? हाँ। क्या ये सेम नेचर के? हाँ। मतलब इन दोनों की बात किया जा रहा है। क्या यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो मास को देख रहे हो ना, मास m के ऊपर तो नॉर्मल फोर्स है एंड नीचे mg लग रहा है। नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mg। क्या नॉर्मल फोर्स एंड mg इक्वल है मैग्नीट्यूड में? यस। क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में? यस। बट क्या एक्शन रिएक्शन है? एक्शन रिएक्शन नहीं है। एक्शन रिएक्शन कौन है? n एक्शन रिएक्शन है, mg भी एक्शन रिएक्शन है। सो फोर्सेस ऑलवेज ऑकर इन पेयर। दिस पेयर ऑफ फोर्सेस मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड ऑफ द सेम नेचर, ठीक है। एंड इन्हीं पेयर्स को एक्शन रिएक्शन पेयर भी बोला जाता है। इतना नोट कर लो, ये एग्जांपल मिटा के अब दीज पेयर ऑफ फोर्सेस, these pair of forces are commonly called action reaction pair। am I clear with this? अब ये जो फोर्सेस है एक्शन रिएक्शन पेयर, क्या ये सेम बॉडी के ऊपर एक्ट करेंगे या डिफरेंट बॉडी? मैंने आपको फोर्स, आपने मुझे फोर्स, डिफरेंट बॉडी। सो एक्शन एंड रिएक्शन act on different bodies। तो ये क्या ये कभी भी किसी को कैंसिल आउट करेंगे? क्या एक्शन रिएक्शन को मार सकता है? क्या रिएक्शन एक्शन को मार सकता है? बिल्कुल नहीं। डज दे नेवर कैंसिल आउट ईच अदर, दे नेवर कैंसिल आउट या नलीफाई ईच अदर। एम आई क्लियर विद दिस? ये भी हो गया। चलो थर्ड पॉइंट लिखने वाला हूं, मिटा दो ऊपर वाला पॉइंट, मिटा दो, वीडियो पॉज करके लिख लो। अब देखना, क्या ऐसा है क्या कंसेप्ट कि पहले एक्शन आया उसके बाद रिएक्शन आया? नहीं, दोनों साथ में आते हैं। सो देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन, बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन
के ऊपर कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक्शन कॉज है एंड उसका इफेक्ट रिएक्शन है, नहीं नहीं नहीं, ये मिसकंसेप्शन है, ठीक है। बोथ ऑफ देम एक्ट साइमल्टेनियसली, both of them act simultaneously. Am I clear with this? So this is Newton's third law of motion. So हम Newton's third law of motion को ऐसे redefine कर सकते हैं कि in any interaction between two bodies, force applied by first body on second body is equal and opposite to force applied by second body on first body. These two pair of forces are called action and reaction pair. There is no cause effect relationship between action and reaction. It is not that action occurs before and then reaction happens. Both act on different bodies, must be of same nature. डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्ट करते हैं, सेम नेचर के होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। क्या नॉर्मल एंड ग्रेविटेशनल एक्शन रिएक्शन पेयर हो सकता है? नहीं। अगर नॉर्मल एंड ग्रेविटेशनल इक्वल भी है फिर भी वो लोग एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हो सकते। एम आई क्लियर विद दिस? इतना देख लिया। अब लास्ट एक फाइनल कंक्लूजन अगर दे दूं, सुनना। इन फिजिक्स laws are not only mathematical statements, not merely mathematical statements। इसका क्या मतलब है? फिजिक्स में ना लॉज सिर्फ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स नहीं है कि मैथमेटिकली बोल दिया हो गया कि न्यूटन थर्ड लॉ किसी से पूछा F12 इज इक्वल टू माइनस F21, फोर्स अप्लाइड बाय, कुछ लोग कैसे बोलते हैं ये न्यूटन थर्ड लॉ है, ये न्यूटन थर्ड लॉ है। ये क्या F12 क्या है? फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट ऑन सेकेंड बॉडी, बाय फर्स्ट बॉडी ऑन सेकेंड बॉडी इज, ये ऑपोजिट साइन दिखा रहा है, ये ऑपोजिट टू, इक्वल तो दिखा दे, इक्वल एंड ऑपोजिट टू फोर्स अप्लाइड बाय सेकेंड बॉडी ऑन फर्स्ट बॉडी। सिर्फ इसको मत बोलना, सिर्फ इसको न्यूटन थर्ड लॉ मत बोलना, इसमें जो बाकी कंडीशंस है वो भी तो ट्रू होना चाहिए। जैसे कुछ टीचर्स क्या करते हैं, डिराइव न्यूटन्स थर्ड लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ, तो सेकेंड लॉ से स्टार्ट करेंगे, F इज इक्वल टू एम से स्टार्ट करेंगे एंड वो कहां पे रीच करेंगे? F12 इज इक्वल टू F21, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से स्टार्ट करके ये लाएंगे। गलत है। सिर्फ ये स्टेटमेंट लाके, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लाके आप ये नहीं बोल सकते कि आपने लॉ प्रूव कर दिया। लॉ तो लॉ है, लॉ में ना तो कोई फ्लॉ है, लॉ को प्रूफ नहीं किया जा सकता, लॉ को तो एक्सप्रेस किया जा सकता है बट उसके हिडन कंडीशंस को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एक लॉ को प्रूफ करने का मतलब सारे कंडीशंस के साथ प्रूफ करना। तो सिर्फ आपने बोल दिया कि ये न्यूटन थर्ड लॉ, नहीं, ये न्यूटन थर्ड लॉ है जब और भी कंडीशंस बताना पड़ेगा कि फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट ऑन सेकंड बॉडी इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू फोर्स अप्लाइड बाय सेकंड बॉडी ऑन फर्स्ट बॉडी। these forces must be of same nature and must act on different bodies, Now the law is complete. So don't just think that a mathematical statement is a law. Don't just think that F is equal to ma is second law. No. Don't just think F is equal to ma is second law. No, F is equal to ma in inertial frame. ये बोलना जरूरी है, वरना मिसकंसेप्शन आ जाएगा जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। समझ में आया? F is equal to ma inertial frame में, तब अपने सेकंड लॉ को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस किया। सो व्हेनेवर यू रीड अ लॉ इन फिजिक्स, read the proper statement and then identify whether the law is a conditional law or a universal law. Universal law is always applicable irrespective of the situation. Conditional law is valid only under specific conditions. Second law is a conditional law only in inertial frame of reference. Am I clear? V is equal to IR. V is equal to I into R. Ohm's law. No. V is equal to IR at constant temperature. फिर भी ये ओम्स लॉ का फिर भी कांस्टेंट टेम्परेचर बोलने से भी ये प्रॉपर फॉर्म नहीं है, पर ठीक है, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है सिर्फ मत बोलना ओम्स लॉ पूछा V इज इक्वल टू आई, नहीं, कांस्टेंट टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस
एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ऐसे आपको किसी लॉ बोलना है उसके स्टेटमेंट के साथ। एम आई क्लियर? चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर आपको कोई भी फॉलो अप क्वेश्चन है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर डाउट। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।